Next question, the partner IPA Act 1932 provides for and recognizes option A, partnership for a specific period, option B, partnership for a specific and fixed venture means मतलब particular partnership, option B both A and B, option D not only A not B. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मतलब दोनों के लिए वो पार्टनरशिप एज कॉन्ट्रैक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ऐसी बात प्रोवाइड की गई है. पार्टनरशिप विच नॉट a partnership for which no period or duration is fixed under IPA 1932 is known as जनरल पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप एट विल या फिर पार्टिकुलर पार्टनरशिप या को ओनरशिप. मतलब जिसमें ऐसा कोई पार्टनरशिप क्रिएट होता है जिसमें कोई ड्यूरेशन फिक्स ना हो या पीरियड फिक्स ना हो कि वो पार्टनरशिप टू व्हाट एक्सटेंट विल कैरी आउट, वो ये ऐसी बात बताई गई है पार्टनरशिप एट विल में. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. क्वेश्चन 37. Under Section 7 of the Indian Partnership Act 1930 the partnership at will subject to, उसमें कितने एक्सेप्शंस बताए गए हैं. सो इसमें 2 एक्सेप्शंस बताए गए हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में ही देखने वाले हैं. वो एक्सेप्शंस क्या हैं? सो ऑप्शन बी इज़ ए करेक्ट ऑप्शन बी. 2 एक्सेप्शंस हैं इसमें. Which of the following is an exception of the partnership at will? हम जिसकी बात की हैं लास्ट स्लाइड में, as provided under section 7 of the IPA 1932. So first exception है where there is a provision for the duration of the partnership firm, और second exception है where there is a provision for determination of the partnership. So correct option would be option C. Next question, where the partnership firm is constituted for a fixed period and after the expiration of the term the firms continue to carry out the business without any new agreement. अगर जो उनके पार्टनरशिप्स जो कंस्टिट्यूट किया गया था फिक्स पीरियड के लिए, अगर वो एक्सपायरेशन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, मतलब जो फिक्स पीरियड था उसके एक्सपायरेशन के बाद भी टाइम एक्सपायर हो जाने के बाद भी उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसे पार्टनरशिप को क्या कहा जाएगा? पहला है पार्टनरशिप स्टैंड टिल विथ एक्सटेंडेड टिल न्यू एग्रीमेंट इज मेड, या फिर पार्टनरशिप बिकेम एट विल, या फिर वो पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगा, या फिर पार्टनरशिप स्टैंड डिसॉल्व ऑन द डेट ऑफ द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म एंड नो पार्टनर कैन सेट बी टू बी इन एग्जिस्टेंस. सो अगर एक्सपायरेशन के बाद भी कोई फर्म पार्टनरशिप को कंटिन्यू करता है तो ऐसे पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एट विल कहा जाएगा. सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. In a partnership at will, a partner of the firm can retire from the firm anytime by giving a notice of his intention to retire to his co-partners. या फिर ऑप्शन बी, a partner of the firm can dissolve from the firm anytime by the giving notice of his intention to dissolve the firm टू हिज को पार्टनर्स, या फिर ऑप्शन सी इधर ए और बी, या फिर ऑप्शन डी ओनली बी नॉट ए. सो ऑप्शन डी को हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये तो प्रोवाइडेड ही है और ये भी प्रोवाइडेड है कि इसमें ये बात हेल्ड हुई थी. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी. मतलब अगर कोई पार्टनरशिप एट विल है तो वो अदर पार्टनर्स को
खुद को रिटायर कर सकता है बाय गिविंग अ नोटिस टू द अदर पार्टनर विद द इंटेंशन टू रिटायर। और दूसरी बात, वो डिज़ोल्व कर सकता है अगर किसी फर्म में 2 ही पार्टनर्स है तो वो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएगा उसके रिटायरमेंट या फिर डेथ से ही, तो वो डिज़ोल्व ही कर सकता है ऐसे फर्म को। क्वेश्चन नंबर 41, द टेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन partnership is a partnership at will or whether the partnership could be dissolved by a single partnership has been laid down in option A Krause versus Mauli, Abbott versus Abbott, Cuffy versus Murtaugh, I don't know, and option D, whatever the case is. So the correct option is option B, Abbott versus Abbott। उसी में ये केस बताया गया था। For constituting a partnership within the meaning of the section 4 of IP 1932, option A, the business has to be of a permanent nature. The business can be of temporary nature. It is immaterial whether the business is for the temporary or permanent nature. Only B and not C। इसको exclude कर देंगे। So the correct most favorable answer is option C। ये मैटर ही नहीं करता कि आपने जो पार्टनरशिप को क्रिएट किया है वो किसी परमानेंट नेचर के लिए या फिर टेम्परेरी नेचर के लिए, वो डिपेंड करता है पार्टनरशिप एट विल या पार्टिकुलर पार्टनरशिप पे है। द म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स हैज़ बीन लेड डाउन इन, मतलब कौन से चैप्टर में ये बात बताई गई है कि पार्टनर्स के म्यूचुअल रिलेशंस या फिर उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन पी, चैप्टर 3 में बताई गई है कि पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं और उनके ड्यूटीज़ क्या हैं विथ रिगार्ड टू अदर पार्टनर्स एंड विथ रिगार्ड टू फर्म इन व्हिच दे आर पार्टनर। जनरल ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स हैज़ बीन लेड डाउन इन सेक्शन 9, 10, 11 या फिर 13। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट। उसी में बताया गया है कि जनरल ड्यूटीज़ क्या हैं, जैसे रेंडरिंग ऑफ द ट्रू अकाउंट, बी जस्ट एंड फेथफुल, और यही दो जनरल ड्यूटीज़ हैं पार्टनर्स को जो कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस उनको ये फुलफिल करना होता है पार्टनर्स को। अंडर सेक्शन 9 ऑफ द IPA 1932, in doing the best for the common body, option A, a partner is regarded as a kind of trustee for the other partners, no. Option B, a partner is liable to render a true account to the other in the fiduciary capacity, yes. Option B, both A and B, exclude it, neither A nor B, exclude। the correct option would be option B, जो कि सेक्शन 9 में ये बात की गई है। अंडर सेक्शन 10 ऑफ IPA एक्ट, every partner is under a duty of option A, to indemnify the firm for any loss caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm, या फिर टू रेंडर द ट्रू अकाउंट एंड द फुल इन्फॉर्मेशन, या फिर नॉट कैरी एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस दैट द फर्म, या फिर डी टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। सो करेक्ट ऑप्शन इज टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉस्ट टू इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब अगर किसी पार्टनर की वजह से फर्म को कोई लॉस होता है तो उस पार्टनर की ये लायबिलिटी हो जाएगी कि वो फर्म को इंडेमनीफाई करे
उसको वो कंपनसेट करें जितना भी लॉस हुआ है उस पार्टनर की वजह से। सो सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस्ट कास्ट बाय द फ्रॉड। Now question 47. The rights and duties of the partner in trust can be regulated and varied by the consent of the partners by virtue of mean by section of section 14 of Act of the Act, section 13 of the Act, या फिर section 12 of the Act, या फिर section 11 of the Act। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट, जो बताता है डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। मतलब पार्टनर्स के पास राइट होता है कि वो किस हद तक अपने एग्रीमेंट में किस हद तक वो किसी चीज़ को कंसेंट दे सकते हैं, किस हद तक उनका कंसेंट वेरी कर सकता है। 48. Under section 11 of the IPA 1932, in case of the conflict between the provision of the Act and the article of the agreement with it will be, मतलब सेक्शन 11 के अनुसार अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 के प्रोविजंस से और जो उनके पार्टनर्स के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है उनके दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, कोई डिस्कॉर्ड अराइज होता है, तो कौन सा वैलिड माना जाएगा। तो ये इस एक्ट में भी बताया गया है कि कोई भी आप पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप डीड में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेंगे जो कि पार्टनरशिप एक्ट को ही नलीफाई करे। तो इस केस में जो इस 48 क्वेश्चन 48 के रेफरेंस में उनके जो आंसर होगा वो होगा इनवैलिड। मतलब उनका जो एग्रीमेंट होगा वो इनवैलिड कर दिया जाएगा अगर ऐसा कोई डिस्कॉर्ड अराइज होता है प्रोविजंस ऑफ द एक्ट प्लस एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर डीड। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। 49. An agreement in restraint of the trade in the partnership under section 11 of the act is मतलब अगर पार्टनरशिप में ये एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड में ये बताया गया है कि जो पार्टनर्स हैं वो एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म, वो कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे रेस्ट्रेंटमेंट या फिर कह रहे हैं कि रेस्ट्रेंट मीन टू स्टॉप समवन। क्या ऐसा रेस्ट्रेंटमेंट किसी को ट्रेड करने से रोकना वो वैलिड होगा या फिर वाइडेबल होगा या वाइड होगा या इनवैलिड होगा। देखिए हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट में जो कि सेक्शन 27 में डिफाइन करता है कि एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ द ट्रेड इज़ वाइड, बट यहाँ पे एग्रीमेंट पार्टनरशिप में एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज़ वैलिड। अगर ऐसी बात उन्होंने अपने एग्रीमेंट डीड में लिख दिया है कि पार्टनर्स होंगे जब तक वो उस पार्टनरशिप में होंगे तब तक कोई दूसरा बिजनेस नहीं करेंगे या फिर उस एरिया में बिजनेस नहीं करेंगे आफ्टर रिटायरमेंट, तो ऐसे रेस्ट्रेंटमेंट वैलिड हैं। सो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 15. सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज ऑप्शन ए a statement of right of the partners in reference of the contract of the business, a statement, option B statement of duty of partners in the conduct of the business, या फिर mixture of the rights and duties of the partner in reference of the conduct of the business, या फिर neither A nor B या neither A nor B। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, दोनों राइट्स एंड ड्यूटीज़ को बताता है इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। फिर है सेक्शन 12C ऑफ आईपी एक्ट प्रोवाइड फॉर, मतलब जो सेक्शन 12C है आईपीए मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
वो किस चीज़ के बारे में बताता है, रूल ऑफ मेजॉरिटी या फिर रूल ऑफ यूनिमिटी या फिर बोथ ए एंड बी या फिर ओनली ए नॉट बी। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम फर्दर स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे यूनानिमिटी मीन्स कंसेंट ऑफ ऑल, कंसेंट ऑफ ऑल। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई ऑर्डिनरी मैटर का कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है पार्टनर्स के बीच में, तो उसे डिसाइड किया जाएगा रूल ऑफ मेजॉरिटी से। अगर कोई फंडामेंटल चेंज है या कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस किए जा रहे हैं, तो उसे रूल ऑफ यूनानिमिटी से डिसाइड किया जाएगा। हम फर्दर स्लाइड्स में भी ये केस डिस्कस करेंगे। ये बात मैंने अपने जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनरशिप की वीडियो मैंने अपलोड की हैं, उसमें भी इस कॉन्सेप्ट को समझाया है, तो उसे आप देख सकते हैं। सो द रूल ऑफ मेजॉरिटी जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था, जो डिफाइन है सेक्शन 2C में ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज़ अप्लीकेबल टू। तो रूल ऑफ मेजॉरिटी किस केस में अप्लीकेबल होगा, कोई ट्रिवियल मैटर में या फिर ऑर्डिनरी मैटर में या फिर फंडामेंटल मैटर में या फिर ऑल द अबव। ट्रिवियल मैटर मीन्स कोई तुच्छ मैटर या ऑर्डिनरी मैटर, जैसे कि मतलब कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म जितने भी होते हैं वो सारे ऑर्डिनरी मैटर में आते हैं। या फंडामेंटल मैटर मतलब कि पहले जो फर्म थी वो क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर करती थी, बाद में उसने ये डिसाइड किया कि हम ऑयल की प्रोडक्शन में काम करेंगे, तो ऐसे चेंजेस होते हैं वो फंडामेंटल नेचर के होते हैं। सो जो रूल ऑफ मेजॉरिटी है वो अप्लीकेबल होगा ऑर्डिनरी मैटर में, सिर्फ ट्रिवियल मैटर डिफाइन ही नहीं है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रूल ऑफ यूनानिमिटी या फिर यूनानिमिटी मीन कंसेंट ऑफ ऑल partners, consent of all contained in section 12C of the Indian Partnership Act 1932 has a reference to या फिर is applicable to fundamental matters में उसे रूल ऑफ यूनानिमिटी लगाते हैं, या फिर ऑर्डिनरी मैटर में या ट्रिवियल मैटर में या फिर ऑल द अबव में। सो करेक्ट ऑप्शन है फंडामेंटल मैटर्स में रूल ऑफ यूनानिमिटी लगाई जाती है। मतलब अगर कोई फंडामेंटल चेंजेस किए जा रहे हैं पार्टनरशिप में या फिर फर्म में, तो उसमें सारे पार्टनर्स की कंसेंट ज़रूरी हो जाती है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर कंटेन इन सेक्शन 12 ऑफ द IPA 1932 आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ IPA 1932, subject to the contrary agreement between the partners, या फिर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 या फिर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882। इसे भी एलिमिनेट करेंगे, इसे भी एलिमिनेट करेंगे। हमारे पास बचता है 2 ऑप्शन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो कि सेक्शन 12 में बताई गई हैं वो हैं सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रेरी बिटवीन द पार्टनर्स, और सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ जो हैं वो बताई गई हैं हमारे सेक्शन 9, 10 और 13 के सब सेक्शंस में भी बताई गई हैं, जो कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हैं, और जो सेक्शन 12 हैं वो बताई गई हैं। सॉरी, जो सेक्शन 12 में है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी अरेंजमेंट बिटवीन द पार्टनर्स या फिर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। So the correct option would be option B. Next question. An agreement to carry out business in the partnership in the future creates a partnership immediately on the agreement। मतलब अगर कोई ये एग्रीमेंट करता है कि हम फ्यूचर में एक पार्टनरशिप कैरी आउट करेंगे, तो ऐसे जो पार्टनरशिप होते हैं वो कब एग्जिस्टेंस में आते हैं, इमिडिएटली ऑन द एग्रीमेंट, मतलब जैसे ही एग्रीमेंट बना तैसे ही वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है, या फिर ऑन द डेट मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर हैज़ कमेंस्ड ऑन
वेदर द बिजनेस हैज़ कमेंस्ड और नॉट ऑन दैट डेट, मतलब उस दिन जिस दिन डेट को मेंशन किया है, चाहे उस दिन शुरू किया जाए उस बिज़नेस को या ना किया जाए। या फिर सेक्शन ऑप्शन सी, ऑन ओनली डेट व्हेन द बिजनेस इज एक्चुअली कमेंस्ड। या फिर नेवर क्रिएट्स पार्टनरशिप एंड एनी सच एग्रीमेंट इज़ वाइड, मतलब कि ऑप्शन डी बोलता है कि फ्यूचर अगर आप आज एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम 2 साल बाद एक पार्टनरशिप में एग्जिस्ट करेंगे, तो ऐसे पार्टनरशिप वाइड होंगे, ऐसी बात बोल रहा है। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, मतलब ओनली ऑन द डेट व्हेन द बिजनेस इज एक्चुअली कमेंस्ड। उसी दिन से पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आएगा जिस दिन से वो पार्टनरशिप को शुरुआत करेंगे। वेदर अ पार्टनरशिप एग्जिस्ट और नॉट, मतलब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए पार्टनरशिप था बट उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, वो बोलते हैं कि नहीं हमारे बीच में पार्टनरशिप नहीं था, तो ऐसी बातों को डिसाइड कैसे किया जाएगा? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से, या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ से, या फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ से, या फिर ईदर ए और सी से। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन ऑफ लॉ को भी देखा जाएगा कि उन्होंने उनके बीच में उन्होंने अपने ड्यूटीज़ को, अगर ड्यूटीज़ थी उनको फॉलो किया था, उनकी जो राइट्स थी उन्होंने उस राइट्स को एंजॉय किया था। या फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को लिया जाएगा कि उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था या फिर एसेट को लगाए थे वो किस पर्पस से लगाए थे। ये सारी चीज़ें बातों को कंसीडर करेगी कोर्ट, तब डिसाइड करेगी कि उनके बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती थी या फिर नहीं। सो ऑप्शन डी इसमें होगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को भी और क्वेश्चन ऑफ लॉ को भी कंसीडर करेगा। सो द मैक्सिम सोई म्यूज सोसिस नॉन इथ मीन, काफ़ी डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉर्टेंट है। सोई म्यूज सोकस नॉन इथ मीन। ऑप्शन ए है माई पार्टनर इज़ नॉट नेसेसरली माई पार्टनर, मतलब कि मेरा जो पार्टनर है उसका पार्टनर ज़रूरी नहीं है कि वो मेरा पार्टनर हो। ऑप्शन बी है माई पार्टनर इज़ नेसेसरली माई पार्टनर, और ऑप्शन बी बोल रहा है कि मेरा जो पार्टनर है उसका जो पार्टनर है वो मेरा भी पार्टनर होगा। ऑप्शन सी है द पार्टनर हैज़ बिकम इलीगल, मतलब ये जो मैक्सिम है वो बोल रहा है कि द पार्टनर हैज़ बिकम इलीगल। ऑप्शन सी है। और डी है द पार्टनर स्टैंड डिजॉल्व बाय द एक्ट ऑफ द गॉड। सो देखिए जो लीगल मैक्सिम है वहाँ पे एक्ट को डिफ़ाइन किया जाता है एक्टस से, और गॉड के लिए यूज़ करते हैं डीओ या फिर डी। तो यहाँ पे मैगज़ीन में कोई वर्ड ही नहीं है ऐसे। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, माई पार्टनर इज़ नॉट नेसेसरली माई पार्टनर, मतलब मेरा पार्टनर का जो पार्टनर है वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरा पार्टनर हो सकता है जैसे जो मेरा पार्टनर है और मेरे पार्टनर का जो पार्टनर है वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, तो ऐसे केस में ज़रूरी नहीं हो जाता है कि वो मेरा भी पार्टनर हो। सो इस लीगल मैगज़ीन्स का यही मतलब है। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द नंबर्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द पार्टनरशिप इज़, जितने कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए होते हैं उतने पार्टनरशिप में भी चाहिए होते हैं। सो 2 पर्सन्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम जो मैक्सिमम होता है वो एक्ट में डिफ़ाइन किया जाता है। कहाँ पे? इंडियन कंपनीज एक्ट में डिफ़ाइन किया गया है कि मैक्सिमम। ध्यान है कि ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं डिफ़ाइन किया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं किसी भी फर्म में, बट ये डिफ़ाइन किया गया है इंडियन कंपनीज एक्ट में। द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स इन द पार्टनर हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन, वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने डिस्कस किया है। पार्टनरशिप इसमें नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, ट्रस्ट में भी नहीं है। सो कंपनीज एक्ट में ये चीज़ प्रोवाइड की गई है। अंडर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, देखिए इंडियन कंपनीज एक्ट अमेंड हो चुका है, ये पुराना एक्ट लिया जा रहा है यहाँ पे। फॉर द नॉन बैंकिंग बिजनेस पर, नॉन बैंकिंग मतलब जो बैंक से नहीं रिलेटेड है
उसमें जो मिनिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर होते हैं, मिनिमम नंबर्स, देखिए कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर होते हैं 2, बट नॉन बैंकिंग बिजनेस में मिनिमम नंबर्स होते हैं 20। ये कंपनीज एक्ट में ये बात बताई गई है। फॉर बैंकिंग बिजनेस, मतलब वहाँ पे नॉन बैंकिंग था, यहाँ पे बैंकिंग बिजनेस है, मतलब ऐसा कोई बिजनेस जो बैंक से एसोसिएटेड है। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 कैन बी, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर की बात की गई है। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 10 है। वहाँ पे नॉन बैंकिंग के लिए 20 और बैंकिंग पर्पस बिजनेस के लिए यहाँ पे 10 होने चाहिए। Question 62. A partnership in which the number of partners exceeds than allowed in section 11 of the Indian Companies Act shall be, वो वैल्यू अगर जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स अगर एक्सीड कर जाते हैं, जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर बताए गए हैं सेक्शन 11 में, सो ऐसा पार्टनरशिप कहलाएगा वैलिड या फिर वाइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर, या फिर वाइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द थर्ड पार्टी, या फिर ऐसा पार्टनरशिप इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन है इलीगल पार्टनरशिप। इलीगल पार्टनरशिप यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टनरशिप फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इन लीगल बिजनेस, बट यहाँ पे इसका मतलब है कि इलीगल पार्टनरशिप मीन एक्सीडिंग द नंबर ऑफ पार्टनर्स, जितना भी सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट में प्रोवाइड है। अगर एक्सीड कर दिया जाता है फर्म के थ्रू, फर्म के द्वारा, तो वो इलीगल पार्टनरशिप कहलाया जाएगा। अब देख लेते हैं, एनी लीगल पार्टनरशिप कैन बी सूड, या फिर कैन नॉट बी सूड, या फिर कैन सू एंड बी सूड। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है कैन बी सूड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The member of illegal partnership have a remedy against each other for the partners in dealing with the transition, या have no, option B have no remedy against each other for the partner in dealing and transitions, या option C have remedy against each other for the purpose for the partnership dealing and transition only with the permission of the court, या फिर either A or C। So illegal partnership when the partners member of partnership exceeds, so ऐसे पार्टनरशिप को कहा जाता है इलीगल एसोसिएशन या इलीगल पार्टनरशिप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 65. If the partners are equally divided on a issue, the rule is in re committione poiter it ist conditio prohibentis, which means, मतलब अगर किसी पार्टनरशिप में ऐसा कोई डिस्कॉर्ड अराइज होता है और वो मैटर है रिलेटेड है ऑर्डिनरी मैटर से जिसमें रूल ऑफ मेजॉरिटी लगानी है, बट वहाँ पे जो पार्टनरशिप इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, मतलब ऐसा कोई केस है जिसमें 8 मान लीजिए किसी फर्म में 8 पार्टनर्स थे, 4 फेवर में 4 अगेंस्ट में हैं, तो उस केस में ये इस मैगजीन को यूज किया जाएगा। और इस मैगजीन का मतलब है दोज हु फॉरबिड अ चेंज मस्ट हैव देयर वे, या फिर दोज हु नॉट फॉरबिड दैट इज़ इन फेवर ऑफ द चेंज मस्ट हैव देयर वे, या फिर द डिस्कशन ऑन द इशू टू बी डिफर्ड फॉर अनदर डे, मतलब जो अगर इशू है, जो मुद्दा है, वो दूसरे दिन पर छोड़ दें या फिर दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दें, और या फिर ऑप्शन ऑन द इशू टेकन बैक फ्रॉम द एक्सपर्ट, या फिर जो इशू पे जो राय है वो एक्सपर्ट से लिया जाए। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये, मतलब कि दोज हु फॉरबिड अ चेंज मस्ट हैव देयर वे, या फिर इसका जो लीगल मैगजीम है इसका मीनिंग है इन अ पार्टनरशिप द कंडीशन ऑफ वन हु फॉरबिड्स इज द मोस्ट फेवरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टनर हैज़ अ राइट टू एक्सेस ऑल द बुक ऑफ द अकाउंट
एक्सट्रैक्टा ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द सबस्टेंसेस ऑफ द फर्म, या फिर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स फॉर द डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, या फिर आफ्टर द डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, या फिर ऑल द अबव। मतलब पूछ रहा है कि जो पार्टनर्स मेंबर हैं किसी भी फर्म के, वो फर्म का जो बुक होता है जिसमें लिखा जाता है वो कब एक्सेस कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि जब फर्म एग्जिस्टेंस में हो, पहला ऑप्शन, या फिर जब डिजॉल्व किया जा रहा हो तब, या फिर आफ्टर डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो डिजॉल्व हो गया है उसके बाद फर्म के बुक को एक्सेस किया जाएगा, या फिर ऑल द अबव। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वो कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर पार्टनर हैज़ अ राइट टू एग्जामिन द अकाउंट बुक एक्सेट्रा। मतलब एक पार्टनर के पास राइट है कि वो बुक को एग्जामिन कर सकता है खुद से हिमसेल्फ, या फिर थ्रू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर थ्रू द एजेंट, या फिर इधर ए और बी और सी। इधर ए और बी और बी और सी मीन्स या तो ए को यूज़ कर ले, या तो बी को यूज़ के थ्रू, या फिर सी के थ्रू। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी। A partner can examine the books etc. of the partnership. Option A, as many number of times without any restrictions, once a year, या फिर once a month, या फिर once a week। मतलब कि एक जो पार्टनर है वो कब पार्टनरशिप फर्म के बुक को एग्जामिन कर सकता है। मतलब या ऑप्शन ए बोल रहा है कि वो जब चाहे तब एग्जामिन कर सकता है, उसके पास ये राइट है, या फिर एक साल में एक बार, या फिर एक मंथ में एक बार, या फिर एक वीक में एक बार। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सो पार्टनर के पास राइट है कि वो कभी भी एग्जामिन कर सकते हैं। सो ऑप्शन ये होगा करेक्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Section 13 of the Indian Partnership Act of 1932 provides for Section 13 mixed statement of rights and duties of the partners, या फिर mixed statements of duties and liabilities of the partner। यहाँ पे rights and duties, यहाँ पे duties and liabilities, या फिर mixed statements of rights and liabilities of partners, या फिर ऑप्शन डी वो मिक्स स्टेटमेंट्स ऑफ राइट ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। अगर आप सेक्शन 13 एक बार पढ़ेंगे तो इसमें बोला गया है म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, बट जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो है ऑप्शन डी। वो उसमें राइट्स को भी डिफ़ाइन किया गया है, उसमें उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ये चीज़ भी डिफ़ाइन है। जैसे राइट्स है कि वो बिजनेस कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्सेस ऑफ द बुक्स, ये सारे राइट्स हो गए। ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स हो गए कि उनको टू बी जस्ट एंड फेथफुल, टू रेंडर द ट्रू अकाउंट एंड फुल इंफॉर्मेशन इन रिगार्डिंग द बिजनेस, ये सारे ड्यूटीज़ हो गए पार्टनरशिप्स के। लाइबिलिटीज़ क्या हो गई, लाइबिलिटीज़ हो गई कि अगर इन केस ड्यू टू मतलब पार्टनर्स के कंडक्ट की वजह से फर्म को कोई लॉस होता है या डैमेज होता है, या फिर किसी भी प्रकार की हानि होती है, तो पार्टनर्स लायबल होंगे कि उस फर्म को इंडemnify करें ऐसे। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। बट अगर आप सेक्शन 13 में जाएंगे तो आपको सिर्फ राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात की गई है, बट यहाँ पे राइट्स, ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज़ होगा जब आप डीपली स्टडी करेंगे।